हेलो स्टूडेंट, हमने देखा पुष्प था, है ना। पुष्प था, इसमें ये नर संरचना थी और यहाँ पर हमने कहा ये क्या है, मादा संरचना है। ठीक है, इसमें क्या थे, लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। ये जब टेपिटम से भोज्य पदार्थों को लेंगे, पोषक पदार्थों को लेंगे, तो ये किसमें परिवर्तित हो गए हैं, पराग कण में, यानी कि पॉलन ग्रेन में परिवर्तित हो गए थे। सभी को क्लियर था। अब यहाँ पर परागण की क्रिया पर है, यानी कि ये परागण किस तरीके से इस मादा शरीर पर आएगा, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, परागण की क्रिया कहेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हमें एक और टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करना है, क्योंकि एक नंबर या कई बार क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए भी आपको ये जरूरी पता होना चाहिए, क्या इस परागकण की विशेषता के बारे में। हम इसकी विशेषता के बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबके सब रेडी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर परागकण की क्रिया की बात करें तो परागकण की कुछ विशेषताएं होती है।
क्या विशेषता होती है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी विशेषता आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, एक एक शब्दों में है, इसे देख लेना है, बहुत छोटी छोटी ऐसी शब्दों में याद हो जाएगा आपको क्लियर करके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है 60% से अधिक आवर्तबीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशीय चरणों में झड़ते हैं या सम्मिलित होते हैं। ठीक है, शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर के परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणियां 2 नर युग्मक को बनाती है। अब इससे हम क्या समझते हैं, क्या पॉइंट देखना है, एक तो ये 2 कोशिका चरण का और ये जो 3 चरण है ना, 3 कोशिका चरण है, इसका मतलब क्या है। तो चलिए यहीं पर मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, कुछ 60% यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है कि 60% आवर्तबीजी, क्योंकि हम आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप सभी को पता है कि पौधों की बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती है। ठीक है, उनमें से लगभग 60%, ठीक है, आधे से ज्यादा प्रतिशत जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें क्या होता है कि जो परागकण होते हैं, आप सभी को पता है कि परागकण कैसे कोशिका थी, ऐसे आपने देखा था, ये इसकी कायिक कोशिका थी। ठीक है, ये क्या थी, इसकी कायिक कोशिका थी, सभी को क्लियर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, एक और कोशिका होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। यही थी, यही पढ़ा था हमने परागकण की संरचना को। तो लगभग जो 60% आपके आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें क्या होगा, यहाँ पर परागण की क्रिया जब होगी, ठीक है, परागण की क्रिया यानी कि ये जो परागकण होगा ये जब कहाँ आएगा, मादा शरीर के वर्तिकाग्र पर आता है। कहां पर आएगा, ये 60% पौधों में ऐसा होता है कि जो परागकण होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, परागण क्रिया के थ्रू कहां आ रहे हैं, मादा के वर्तिकाग्र पर आते हैं, तब जाकर के इनमें क्या हो रहा है, समसूत्री, और समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन भी किसमें होगा, इसकी जो इसकी जनन कोशिका होती है, इसकी जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और उसके पश्चात यहाँ पर क्या होंगे, 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस जो प्रवस्था है ना, उसी को उन्होंने क्या कहा है, 2 कोशिकीय स्तर कहा है। लगभग आधा से ज्यादा जो आवर्तबीजी पादप होंगे उसमें जब परागण की क्रिया होती है उसके पश्चात ही जनन कोशिका में क्या हो रहा होगा, समसूत्री विभाजन होगा और यहाँ पर 2 कोशिका 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। कितने बच्चों को समझ में आया? अब एक और बार समझ में आएगा जब 40%, 60 में से अब बचे कितने, पौधों की वैरायटी में से अब बचे आपके 40%। ठीक है, तो 40% में क्या होता है, 40% में क्या होगा, देखो ये 60% पादपों में तो क्या हुआ, जब परागकण नर संरचना को छोड़ करके मादा के शरीर पर गया है तब उसमें विभाजन की क्रिया हुई है जनन कोशिका में। लेकिन अभी ऐसे है 40% ऐसे आवर्तबीजी है जिनमें क्या हो जाता है, यहीं पर ही, जहां पर कहा, पराग कोश के अंदर ही जो परागकण होगा वो क्या कर लेगा, अपने आप को विभक्त कर लेता है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 40% ऐसे हमारे पादप होते हैं आवर्तबीजी जिनमें क्या होंगे, जो आपके परागकण होता है और परागकण में भी कौन सी, जो जनन कोशिका होगी वो क्या हो जाती है, उसमें पहले ही परागकण क्रिया करने से पहले ही उसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा और 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जनन कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा और यहां से क्या होगी, 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। अब अगर आप यहां पर इस समय परागकण की संरचना को देखोगे तो अभी यहां पर हम ये वाली बात कर रहे हैं, ये एक परागकण की संरचना है, इसकी जनन कोशिका में क्या हो गया, विभाजन हो गया है। ठीक है, कायिक कोशिका ये थी, जनन कोशिका में विभाजित हुआ तो ये क्या हो गए, 2 नर युग्मक बन गए, एक कोशिका बन गई है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक कोशिका ये देख रहे हो, दूसरी कोशिका ये देख रहे हो, तीसरी कोशिका ये देख रहे हो, तो ये कैसे स्तर बन गया है, 3 कोशिका है ना। यहाँ पर कितना स्तर बन रखा है, 3 कोशिका स्थित है यहाँ पर परागण क्रिया से पहले। तो लगभग 40% में इस तरीके का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण हो जाता है।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दोनों में अंतर दिख रहा है। लगभग 60% में जब मादा शरीर के अंदर जाएगा परागकण, तब जाकर के उसकी जनन कोशिका में विभाजन होगा। लेकिन 40% ऐसे आवर्तबीजी होते हैं जिनमें क्या होगा, नर शरीर के अंदर ही परागकण की जनन कोशिका विभाजित हो जाती है और पहले ही वो क्या बन जाएगा, 3 कोशिका बन जाएगा। अब यहाँ पर काम क्या होगा, ये जो 3 कोशिका है वो किसी माध्यम से मादा शरीर पर जाएगा। अब यहाँ पर केवल और केवल ये जो कायिक कोशिका एक पराग नली का निर्माण करेगी। यहाँ पर जनन कोशिका यानी कि युग्मकों में अब कोई विभाजन नहीं होगा, युग्मक डायरेक्टली पहुंच चुके हैं वहां पर। क्लियर? समझ में आ गया अंतर? समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए ठीक, चलो तो ये क्या है, परागकण की विशेषता। इस तरीके से अलग अलग पुष्पों की इतनी सारी वैरायटीज आपको देखने के लिए मिलेगी, तो लगभग इतने सारे आपको आवर्तबीजी देखने के लिए मिलेंगे। 60% में आपको दिखेगा कि वो जो परागकण है उसकी जनन कोशिका में विभाजन तब होगा जब वो मादा शरीर पर चला गया। लेकिन उसमें से 40% ऐसे आवर्तबीजी है जो पहले ही नर शरीर की बॉडी में ही उसकी जनन कोशिका में विभाजन हो जाता है। सीधा साधा मतलब यही था। क्लियर? ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट, अब क्या परागकण की विशेषता है, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी, बहुत सारे लोगों को क्या होती है, आपको एक देखा होगा आपने, परागकण क्या है, पुष्प में जो आपको पाउडर फॉर्म दिखाई देती है ना, वो जो आपने कभी पुष्प में हाथ लगाए तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग देखो पुष्प को सूंघते हैं तो वो परागकण जो होते हैं ना, वो पाउडर जैसी संरचना उनके आसपास, नाक के आसपास आ गई और क्या होता है, हाक्षू छींक निकलती है ना, तो वो क्या है, एक तरीके की एलर्जी होती है उनको, उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उस समय। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फूलों से भी एलर्जी होती है, और फूल से नहीं होती है, वो जो उसमें परागकण होते हैं ना वो एलर्जी के कारक होते हैं, इसलिए उनसे एलर्जी होती है। ठीक है, अब जिनको एलर्जी होगी तो उनको क्या होगी, इससे श्वसनीय वेदनाएं होंगी, कुछ श्वसन संबंधित बीमारियां होती है जैसे कि दमा, श्वसनीय शोथ आदि प्रकार की। ठीक है, तो ये क्या होंगे, अगर जिसको एलर्जी होगी तो कुछ स्वास्थ्य प्रकार की कुछ गंभीर बीमारियां भी होने लग जाएगी। ठीक है, भारत में देखो अब यहाँ पर कुछ एक गंभीर प्रकार का, ये जो गाजर घास की बात करिए ना, गाजर घास पॉर्थिनियम की बात करी है, ये गेहूं के साथ लाई गई थी विदेश से। ये जो गाजर घास थी ये गेहूं के साथ लेकर, जब हमने गेहूं की फसल विदेश से मांगी थी तो उसके साथ साथ फसलों के साथ साथ ये गाजर घास भी क्या आई थी, उनके साथ आ गई थी भारत में। ठीक है, अब ये गाजर घास क्या थी, इसके परागकण ऐसे है जो कि यहाँ पर व्यक्तियों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, विदेशी जाति गाजर घास। ठीक, क्लियर? तो ये परागकण क्या है, एक एलर्जी कारक है, ये ध्यान रखना है। परागकण कैसा होता है, ये गाजर घास का एलर्जी कारक होगा जो मनुष्य में, ठीक है, क्या कर रहा है, एलर्जी उत्पन्न करता है, श्वसनीय संबंधित बीमारी उत्पन्न करता है। अब परागकण की केवल यही एक, तो ये तो हमने बुराई कर दी, अब अच्छाई भी कर लेते हैं थोड़ा, है ना, जैसे तुम्हारी भी एक अच्छा, हर किसी के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है। ठीक है, अब उसकी मर्जी है कि वो अपने बुरे इंसान को लोगों को दिखाए या फिर वो अच्छे इंसान को दिखाए। दिखाने से मतलब कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, या तो तुम बड़े रूड रहो, बुरे रहो, है ना, कुछ भी तुम्हारे मन में आ रहा तो लो उसको कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल दो। दूसरा होता है समझदार होगा, ठीक है, सब कुछ समझ रहा है तो वो अच्छा है उसका, है ना, हर किसी के अंदर दोनों गुण प्रेजेंट होते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा वो कौन सा दिखाना चाह रहा है। अब परागकण का दूसरा गुण क्या है, अच्छा भी है, कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें भरपूर पोषण भी होता है। अब पोषण होगा तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग लोग अपने भोज्य पदार्थ के रूप में करेंगे। ठीक है, तो हाल के वर्षों में आहार संपूरक के रूप में परागकण गोलियां यानी कि टैबलेट लेने का प्रचलन बढ़ गया, और इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। ठीक है, पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों का सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध कराए जाते हैं। पराग खपत का यह दावा है कि खिलाड़ियों और जो आपके जो घोड़ों की जो कार्य क्षमता होती है उसकी वृद्धि करने के लिए परागकणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो भी क्या होंगे, घोड़े होंगे हमारे या जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, इस गोली का उपयोग करते हैं और फिर क्या होंगे, उनकी जो एनर्जी है वो अप लेवल पहुंच गई है। ठीक है, तो इस तरीके से पोषक से भरपूर होने के कारण इनका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। क्लियर? अब क्या होगा, ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना, एक नाम आएगा कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक तरीके का हम कह सकते हैं परागकण को संरक्षित करने का एक तरीका होता है। ठीक है, ये क्या है, परागकण को संरक्षित करने का एक तरीका है, बाह्य स्थानिक तरीका। ठीक है, संरक्षण की तकनीक है,
ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो परागकण होता है, जो भी परागकण होगा, माना बात अभी उसका मौसम नहीं है, हमें अपने आने वाली फसल के लिए किसी परागकण को संरक्षित रखना है या हमें कोई भी पर परागण कराना है, तो हम परागकण को कहाँ संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इनका लाइफ या तो ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों का होता है और कुछ कुछ में 1-2 महीने का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो अब इनको संरक्षित कैसे रखेंगे आने वाली फसल के लिए, है ना। कुछ मौसमों में कोई आपके फूल नहीं उगते हैं, तो हम उस मौसम में भी कैसे हम यहाँ पर एक फूल को उगा सकते हैं, तो हम इनका क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। कैसे रखते हैं, तो यहाँ पर द्रवित नाइट्रोजन के, ठीक है, द्रवित नाइट्रोजन में कब कितना -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करते हैं, इस परागकण को संरक्षित रखते हैं, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस में, और किसके अंदर, द्रवित नाइट्रोजन के अंदर हम इसको क्या करेंगे, संरक्षित रखेंगे, और इसी को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। परागकण की संरक्षण की एक विधि मानी जाती है। इसको क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हो गया होगा परागकण की क्रिया को, बताओ। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक में चलते हैं, क्योंकि परागकण की हमने बुराई भी कर दी और उसकी भलाई भी कर दी है उसकी तारीफ भी कर दी है। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक में, जो कि है हमारा परागण की क्रिया। परागण और परागकण में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। परागकण, कण की यानी कि कण यानी कि टुकड़े 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 छोटे छोटे, है ना, जो कि आप पुष्प के ऊपर देखते हो, टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े, है ना, पाउडर की फॉर्म में। तो कण वाला है वो पॉलन ग्रेन है, वो आगे चल करके नर युग्मक का निर्माण करेगा। और परागण की क्रिया है तो वो पॉलिनेशन है, ये एक प्रकार की क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये परागण है, कण अलग होता है। कण यानी कि वही जो पाउडर फॉर्म आप देख रहे हो वो कण है, ठीक है। चलिए अब परागण की क्रिया, तो सबसे पहले हम अपने पुष्प की मादा संरचना को बना देते हैं। तो पुष्प की मादा संरचना, ये वर्तिका भाग है, ठीक है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, और ये आपका क्या हो जाएगा, अंडाशय भाग है, सभी को पता है। उसके बाद अगर हम नर संरचना को देखते हैं, तो नर संरचना क्या है, ये है, ठीक है, कौन सी है, पुंकेश्वर है, ठीक है। चलो नाम भी लिखते हैं, आप लोगों को रिवाइज होता रहेगा। पुंकेश्वर है, ये आपकी क्या है, स्त्री केसर है, ठीक है। आप सभी को पता है इसके अंदर बीजांड की संरचना है, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि यहाँ पर क्या होती है, अंड कोशिका होती है, यानी कि ये इस पुष्प की मादा युग्मक की संरचना है, सभी को क्लियर है। उसी तरीके से अगर आप ये पुंकेश्वर के भाग की संरचना देखते हो, तो आप सभी को पता है ये कौन सा भाग है, पराग कोश का भाग है। पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु परिपक्व होकर के किस में परिवर्तित होता है, वो होता है आपकी किसमें, पराग कोश, सॉरी पराग कण में। किसमें, पराग कण में। क्या होता है ये, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये क्या है, स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, ठीक है। और क्या होती है, स्टिग्मा होती है, और मैंने क्या कहा है, ये चिपचिपी होती है, ठीक है। ये इसका वर्तिका भाग है, स्टाइल, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये इसका अंडाशय है, यानी कि ओवरी भाग है, सभी को क्लियर है, ओवरी भाग है। अब देखो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं, परागण की क्रिया को, सॉरी परागण की क्रिया को, पॉलिनेशन को समझ रहे हैं, देखेंगे। चलिए सबसे पहले परागण एक क्रिया होती है, क्या होता है इसमें, जो यहाँ पर नर जो संरचना है, ठीक है, नर संरचना में उपस्थित जो परागकण है उसके स्थानांतरण की एक क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, पराग, देखो पुष्प के पुंकेश्वर भाग के परागकोश से परागकण का किसी माध्यम से, अब यहाँ पर माध्यम क्या होंगे वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये माध्यम क्या हो सकता है, कोई वायु हो सकती है, कोई जल हो सकता है, ठीक है, जीव हो सकते हैं, जीव में भी कौन, कीट हो सकते हैं, सरीसृप तो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी कि टोटल मिलाकर के परागकणों का किसी माध्यम की सहायता से, किससे, किसी माध्यम की सहायता से पराग कोश से कहां स्थानांतरित होना, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की जो क्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ये स्थानांतरण की जो क्रिया हो रही है ना, स्थानांतरण की जो क्रिया हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सभी को क्लियर है,
क्या बोला है? पुष्प के नर भाग के परागकोश से परागकण का किसी माध्यम की उपस्थिति में इस मादा भाग के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होने की क्रिया को क्या कहेंगे? परागण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप यहां पर समझ लिया अगर आपने, तो आप किसी भी तरीके से डेफिनेशन बना सकते हो। ये भी बना सकते हो परागकण का किसी माध्यम की सहायता से स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, या पुष्प के नर भाग का, या ये लिख सकते हो पुष्प की नर संरचना परागकोश से परागकणों का किसी माध्यम की सहायता से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया परागण, यानी कि टोटल मिलाकर के स्थानांतरण होने की क्रिया। और वो स्थानांतरण किससे हो रहा है? किसी माध्यम से हो रहा है। वो माध्यम जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, कोई कीट भी हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है। उन माध्यम की सहायता से वो स्थानांतरित हो रहे हैं, है ना। हवा चलती है तो क्या होता है? वो जो आप देख रहे हो पाउडर नुमा संरचना है, वो कैसी है? बहुत हल्की होगी। हवा चलेगी तो वो उड़ कर जाएगी, तो वो उड़ रही है तो कहीं ना कहीं तो वो स्थानांतरित हो रही है, तो वो माध्यम कहलाए जो उसको ले जाने का कार्य कर रहे हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। बस ये जो क्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सभी को क्लियर? अब यहां पर परागण क्रिया के कारक पढ़ने से पहले, परागण क्रिया को और अच्छे से समझने से पहले हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे होने चाहिए जो कि क्लियर होने चाहिए हर किसी बच्चे के। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप सभी को पता है कि जो पुष्प होते हैं वो एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होंगे जो द्विलिंगी होते हैं। अब इनमें किस तरीके से परागण की क्रिया होती है इसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे, फिर जाकर के हम इनके कारकों को पढ़ेंगे। कारक यानी कि ये जो माध्यम है, ये सारे माध्यमों को तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसमें परागण की क्रिया को पढ़ेंगे, यानी कि परागण के प्रकारों को पढ़ेंगे कि अलग अलग पुष्पों में आखिर ये परागण की क्रिया होती कैसी है। क्योंकि हमारे आसपास तो ऐसे पुष्प है नहीं कि सारे एक लिंगी ही पुष्प हो, है ना, या सारे ही द्विलिंगी पुष्प। हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के पुष्प है, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, तो उनमें ये परागण की क्रिया कैसे होती है इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। फिर अगली क्लास में हम इसके माध्यमों को याद करेंगे। ठीक है, अगर वो वायु के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, जल के द्वारा हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया है। और जो बीच बीच में ऐसे झांक झांक करके आए हो, थोड़ा पहले 6 बजे से जो वीडियो चल रही थी उसको देखते हुए आ जाना। ठीक है, अभी भी स्टार्ट करोगे तभी भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो पार्ट छूट गया है उसको शुरू से देखते हुए आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है। चलो अब मैंने कहा कि हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या पढ़ लेते हैं, पुष्पों के बारे में पढ़ते हैं। जरा पुष्प के गुणों को देखते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि कैसा परागण की क्रिया हो रही है। हम पौधों के गुणों को देखते हैं, आखिर है कैसे, ये द्विलिंगी है, एक लिंगी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे कॉमन है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। और ध्यान ये रखने की मैं यहाँ पर पुष्प की बात कर रही हूं, तो आपके दिमाग में केवल और केवल पुष्प आना चाहिए, ऐसे खिला हुआ पुष्प। ठीक है, वही बैठना चाहिए। हम पुष्प की बात कर रहे हैं, अभी पौधे की बात नहीं करिए, एक पुष्प की बात कर रहे हैं। अब द्विलिंगी पुष्प यानी कि हम क्या कहते हैं इसको, बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल और क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इनकी बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, एक पुष्प है, ये तो आपको पता है, ये पुष्पासन है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर देखो, ये एक लिंगी द्विलिंगी किस आधार पर निर्धारित होता है, पुष्प में नर और मादा संरक्षण, मादा और नर जननांग संरचना की उपस्थिति के आधार पर हम पुष्प को ये कह सकते हैं, ये एक लिंगी पुष्प है, ये द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, जैसे कि हम मनुष्य में कहते हैं ना कि इसमें जिसमें स्त्री जननांग की संरचना है वो स्त्री है, और जिसमें नर जननांग संरचना है वो नर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पुष्पों को भी डिफाइन करते हैं। क्लियर? अब ये एक पुष्प दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या है, ये मादा संरचना है।
ठीक है, इस पुष्प में ये मादा संरचना है और इसी में यहाँ पर क्या लगी है, ये पुरुष संरचना है, नर संरचना है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली है मादा संरचना और यहाँ पर क्या है, नर संरचना भी है। दोनों की दोनों संरचना जब एक ही पुष्प पर स्थित होती है तो ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी यानी कि दोनों के दोनों लिंग जो है, लिंग यानी कि नर और मादा जो लिंग है वो एक ही पुष्प पर स्थित है, तो ऐसे पुष्पों को हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है सभी को, ठीक है। अब अगर इसके एग्जाम्पल में आप देखोगे तो आपको यहां दिया गया है सरसों हो सकता है, ठीक है, ये द्विलिंगी पुष्प होता है। सरसों को जरा आपके खेतों में उगते होंगे तो जरा ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको तंतुनुमा संरचना भी दिखेगी और अंदर ही अंदर आपको यहाँ पर मादा संरचना भी नजर आएगी। मटर में अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको यहाँ पर सेम संरचनाएं देखने के लिए मिलती है। तो जो ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा संरचना एक ही पुष्प पर लगी, ये एक पुष्प है, इसी में नर संरचना है, इसी में ये नर संरचना भी इसी में, मादा संरचना में इसी में, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका द्विलिंगी पुष्प हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरा आ जाता है एक लिंगी पुष्प की। जब मैं बात करती हूं एक लिंगी पुष्प है तो यानी कि यहां पर क्या होगा, ये पुष्पासन भाग है, ठीक है। कोई भी पौधा, कोई भी पुष्प होगा जब यहाँ पर क्या है, एक पुष्पासन भाग में केवल और केवल एक ही संरचना, एक ही लिंग होगा। ये एक पुष्पासन भाग है, इसमें केवल और केवल क्या है, स्त्री केसर है, मादा संरचना है ना। तो ऐसा जो पुष्प होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इसमें केवल और केवल एक ही लिंग उपस्थित होता है। इसी तरीके से कोई अन्य पुष्प होगा, उसका पुष्पासन भाग है, उसमें बाह्य दल होंगे, लेकिन उसमें केवल और केवल क्या होगा, यहाँ पर लिंग की अगर बात करेंगे तो केवल क्या होना चाहिए, नर होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पुष्पों में जब क्या है, अलग अलग लिंग उपस्थित है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे पुष्पों को हम क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं। और इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपसे पूछा भी जाता है पपीते का, ठीक है। पपीता यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो इसमें क्या है, या तो नर संरचना ही होगी या तो क्या होगी, मादा संरचना ही उपस्थित होती है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को दोनों में, बताओ, ठीक है। ये हो गया आपका द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प, क्लियर सभी को, ठीक है। ये डेफिनेशन सही नहीं हो सकती है कि एक लिंगी पुष्प में पुंकेश्वर नहीं होता और स्त्री केसर होता है, बिल्कुल नहीं। एक लिंगी पुष्प में केवल एक ही लिंग उपस्थित होगा, या तो वो नर हो सकता है या तो वो मादा ही हो सकती है। ये डेफिनेशन अच्छी है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उसमें नर भाग नहीं होगा, सिर्फ मादा ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। उसमें या तो या बोल रही हूं, या यानी कि या तो पुष्प में नर ही संरचना हो या तो उसमें मादा ही संरचना हो। ये डेफिनेशन एकदम सही है, क्लियर सभी को, क्लियर, ठीक है। तो ये तो हमने किसकी बात करी है, पुष्प की बात करी है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपने पुष्प देखे होंगे, आपने पौधे भी तो देखे हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो एक लिंगी पौधा है, वो द्विलिंगी पौधा है। तो इस आधार पर हम पौधों को भी देखते हैं कि पौधे भी आपको अलग अलग संरचनाओं में दिखते हैं। कोई एक लिंगी पौधा होता है, कोई द्विलिंगी पौधा होता है। चलिए इसको हम फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर कितने प्रकार के पौधे होने की संभावनाएं है, ठीक है। अब चलिए मैं पौधे को बनाती हूँ, ठीक है। माना बात ये एक पौधा है, 3 पौधे यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। ये तीसरे की थोड़ा यहाँ पर ऐसे कुछ संरचना बनाती हूँ, ठीक है। तुम आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है तो आप मुझे बताना। ये 3 आपको स्टेज दिए मैंने, अलग अलग पौधों की है। सबसे पहले में आ जाए 1 नंबर का, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें आपके पुष्प लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या लगे, आपके पुष्प लगे हुए हैं, ये लगे हुए आपके जी पुष्प, ठीक है। इसमें इस पुष्प में हम देख रहे हैं ये मादा संरचना है और ये नर संरचना में भी है, ठीक है। यहां पर भी क्या है, मादा संरचना भी है और नर संरचना भी है। अब कितने बच्चे मुझे इसके बारे में बताएंगे, जब मैं पूछूंगी इसका पुष्प कैसा है, आपको बताना है मुझे कि इस पौधे का पुष्प कैसा है और ये खुद पौधा कैसा है, ठीक है। पौधा कैसा है और पुष्प कैसा है, बताओ जरा, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने कंडीशन रख रही हूं, आपने आंसर देना है। ए यहां पर इसको नंबर 1 दे रहे हैं। सेकंड की स्थिति बनाती हूं। सेकंड की स्थिति में मैंने क्या करा है, ये आपका एक पुष्प बना दिया है, ठीक है। ये इसमें और भी पुष्प लगे हैं, ठीक है, ये पुष्प लगे हैं, ठीक।
इसमें क्या है, ये मादा संरचना है, ठीक है, अकेली है। ये क्या है, ये तो नर संरचना है, ठीक है। फिर ये भी क्या है, नर संरचना है। अब इसमें आपको बताना है, जब मैं पूछूंगी इसमें पुष्प कैसा है, ठीक है, और इसमें जो पौधा है वो कैसा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में फिर आपके सामने रखती हूं, क्या कंडीशन है। कंडीशन है कि ये क्या है, पुष्प है, ठीक है, इसका भी क्या है, एक पुष्प है, ठीक। यहां पर क्या है, ये मादा संरचना है, ठीक है, इस पुष्प में, और इसमें क्या है, ये नर संरचना। तो पूरे में नर नर या मादा हो सकती है, ऐसा हो सकता है। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करें। पहला वाला मुझे ये बताओ कि ये जो पहला है, वन लिख करके बताओ कि ये पहले में पुष्प कैसा है और पौधा कैसा है, फटाफट। कौन आंसर दे रहा है, अब आंसर देना है आपने आंसर सारे दे दिए और मैम ने देखा भी नहीं था। बताओ आंसर। पहला कह रहे हैं द्विलिंगी, क्या ये भी लिखो कि द्विलिंगी पुष्प है या पौधा है, तभी तो अच्छा लगेगा ना आंसर सुनने में। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि ये जो पुष्प है वो द्विलिंगी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पुष्पासन की संरचना देख रहे हो, उसमें मादा संरचना भी है और उसी में क्या है, नर संरचना भी है। तो जब हमने सिर्फ पुष्प की संरचना को देखा, पुष्प को देख रहे हम, कहां गया, पुष्प को देख रहे हैं, तो ये हमें पता चल रहा है ये तो द्विलिंगी पुष्प है ना, क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। लेकिन जब हम इसके पौधे को देखेंगे तो पौधा भी कैसा है, द्विलिंगी है, क्योंकि ये जो पूरा पौधा है इसमें ही तो वो दोनों नर और मादा संरचना है। सिर्फ पौधे की बात करें, दोनों भाग इसमें उपस्थित है, तो यहाँ पर पौधा भी कैसा हो गया है, द्विलिंगी पौधा है। क्लियर हो गई है, समझ गए, ठीक है। आगे पता चलेगा कि परागण की क्रिया में प्रकार में हम देखेंगे इसको। क्लियर सभी को। अब दूसरा बताओ जरा, दूसरे में पुष्प कैसा है और पौधा कैसा है, फटाफट। राम भगत जी बीच में जुड़े और परागण किस माध्यम से होता है, अभी तक तो वहां हम पहुंचे भी नहीं है, बताएंगे, सब कुछ वैसे बता ही दिया, लेकिन धीरज रखिए, बीच में जुड़ करके आगे का क्वेश्चन पूछोगे तो और बच्चों को कैसे समझ आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। यहां पर आप कह रहे हो कि यहां पर पुष्प कैसा है, एक लिंगी पुष्प है ना, और यहां पर हम देखेंगे पौधा कैसा है, पौधा यहां पर द्विलिंगी है। एक लिंगी पुष्प क्यों है, क्योंकि एक पुष्प में केवल एक ही संरचना है, या तो वो मादा है या तो वो नर है। लेकिन पौधे की अगर हम बात करें तो पौधे में नर और मादा दोनों ही संरचना उपस्थित है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी पौधा कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक सभी को, क्लियर। अब तीसरी संरचना आप बताओ कि इसमें कैसा पुष्प है, कैसी मादा की संरचना है। एक लिंगी पुष्प है और एक लिंगी पादप है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम इस पुष्प को देख रहे हैं तो इसमें यहां पर हमें पुष्प देख रहे हैं, तो पुष्प क्या है, केवल मादा ही संरचना है, और इसी पौधे को हम देख रहे हैं तो ये पौधे में केवल और केवल मादा ही संरचना दिख रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो पुष्प होगा, ठीक है, ये जो दोनों में देख रहे हो, तो यहाँ पर पुष्प भी कैसा है, एक लिंगी पुष्प है। और अगर हम बात करते हैं पौधे की, तो पौधा भी कैसा है, एक लिंगी पौधा है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको, इस तरीके आपके आसपास इतने प्रकार के पुष्प और पौधे होते हैं, आपको पता भी नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अब ये पता चल गया, तो अब यहाँ पर आपको परागण के प्रकार भी पता चल जाएंगे, कितने प्रकार की परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया। ठीक है, ये क्लियर रखना है। चलिए अब आ जाते हैं हम परागण के प्रकार में। क्लियर हुआ। परागण का जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। अगर हम पुष्प के आधार पर या पौधों के आधार पर हम देख रहे हैं तो वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है देखेंगे। ठीक है, देखो परागण की जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है स्वपरागण, ठीक है, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, दूसरा होता है परपरागण, परपरागण। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। क्लियर है। स्वपरागण की क्रिया क्या होती है इसके बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, स्वपरागण की क्रिया में क्या होगा,
देखो इसमें क्या होगा ये ध्यान रखना है, यहां पर आपको किसी भी प्रकार का आनुवांशिक परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी जो मेन यहां पर जो इनमें डिफरेंस है ना वो क्या होता है कि यहां पर आपको कभी भी आनुवांशिक भिन्नताएं देखने के लिए नहीं मिलती, आनुवांशिक भिन्नता नहीं देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जबकि परपरागण की क्रिया में आपको आनुवांशिक भिन्नता देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, आनुवांशिक भिन्नता। अब कैसे ये आनुवांशिक भिन्नता की हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक में भी आएंगे। उससे पहले हमें क्या सीखना है कि आखिर ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। तो चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर अगर बात करती हूं, पहले यहीं पर बना देती हूं सेल्फ में, ठीक है। स्वपरागण में, स्वपरागण की क्रिया की बात कर रही हूं। स्वपरागण में क्या है, हमने देखा हमारे पास एक द्विलिंगी पौधा है और एक द्विलिंगी पुष्प भी है। अगर इसी के एग्जांपल से देख रही हूं मैं, ठीक है, ये क्या है, एक पुष्प है, ठीक है, इसी में क्या है, ये मादा संरचना है, ठीक है, और ये नर संरचना है, ठीक है। क्या है, नर संरचना प्लस मादा संरचना एक ही पौधे में है, एक ही पुष्प में है। या तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर एक लिंगी पुष्प है, इसमें मादा संरचना है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ये मादा संरचना है, और या तो इस पुष्प में क्या है, ये नर संरचना है, ठीक है। यहां पर स्वपरागण में क्या होगा, जब परागकण जो होंगे ना, नर भाग में जो परागकण उपस्थित है उनका स्थानांतरण उसी पुष्प की मादा के शरीर पर होता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहते हैं। स्व यानी कि अपना, है ना, अपने ही साथ क्या हो रहा है, उसका परागण हो रहा है, अपने ही पुष्प की जाति के साथ उसका परागण की क्रिया होगी, कैसे भी होगी लेकिन अपने ही पुष्प के साथ हो रही है, उसी पौधे के एक द्विलिंगी पुष्प के पौधे के पुष्प के साथ हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। अब स्वपरागण में आनुवांशिक भिन्नता क्यों नहीं देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आप ही देखो कि जो यहाँ पर नर युग्मक बना है उसका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो इस पौधे में लगे स्त्री भाग का भी तो सेम ही होगा, पौधा तो एक ही है ना, पौधा तो एक ही है, तो जो भी इस पौधे का आनुवांशिक पदार्थ होगा वो इस नर भाग में भी होगा और इस मादा भाग में भी होगा, तो इनमें हमें आनुवांशिक भिन्नता देखने के लिए मिलेगी ही नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहते हैं। जबकि परपरागण की मैं बात कर रही हूं, परपरागण में आप क्या देख रहे हो, दूसरे में बात कर रही हूं परपरागण की, ठीक है। क्रॉस में, क्रॉस यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में हम क्या देख रहे हैं, एक पौधा है, ठीक है, या तो इसमें क्या है, स्त्री वाली भाग है, ठीक है, चाहे ये द्विलिंगी पुष्प भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा पौधा क्या है, या तो इसमें क्या होगा, नर भाग होगा, या दोनों ही भाग उपस्थित होंगे। लेकिन यहां पर, सॉरी ये नर भाग बना देती हूं, ठीक है, यहां पर कंडीशन क्या होगी, यहां पर कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों अलग अलग, ये पौधा 1 है, ये पौधा 2 है, ठीक है। यहां पर कंडीशन ये रही कि यहां पर जो क्या है, नर भाग में उपस्थित जो परागकण है उसका जो स्थानांतरण हो रहा है, वो जो स्थानांतरण हो रहा है वो किसी दूसरे पादप के, किसी दूसरे पौधे के पुष्प में हो रहा है। तो अब यहां पर देखोगे जो इस पौधे का आनुवांशिक पदार्थ रहा होगा वो इस पौधे के आनुवांशिक पदार्थ से भिन्न रहा है ना। अब इसका परागण जब इसकी मादा युग्मक के साथ संलयित होगा तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, आनुवांशिक भिन्नता देखने के लिए मिलेगी। और परपरागण की क्रिया को सबसे बेस्ट इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आपको आनुवांशिक भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। कभी कभी आप देखते हो ना, अलग ही प्रकार का पुष्प निकल जाता है, आपके दोनों कलर उसमें नजर आते हैं, है ना। हमारे गमले में तो ऐसे हो गया है कि बंदर ने गमला ही तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने वापस लगाया तो वहीं पर उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि एक ही पुष्प में मुझे व्हाइट वाले भी दिखे और पिंक कलर के पुष्प भी दिखे, तो वहां पर क्या हो गई, उन पुष्पों में आनुवांशिक भिन्नताएं आपको देखने के लिए मिली। तो इसको हम परपरागण की क्रिया कहते हैं। तो गमला तो बड़ा सुंदर लगेगा, उसमें सफेद पुष्प भी दिख रहे हैं और उसमें गुलाबी पुष्प भी दिख रहे हैं, तो बड़ा प्यारा सा दिख रहा था, वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर परपरागण, आनुवांशिक भिन्नताएं आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर हो गया है, ठीक है, क्लियर।
एग्जाम्पल आपके दुनिया भर के आपके आसपास ही है, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है, किस में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, किस में क्रॉस हो रहा है, वो सब हम आगे आगे धीरे धीरे करके देखते रहेंगे। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है, परपरागण और स्वपरागण की क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो स्वपरागण की क्रिया है ना, ये दो प्रकार से होती है। अब अगर आप पीछे जाओगे तो मैंने आपको एक द्विलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पौधे के बारे में बताया है, और एक मैंने एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पौधे की बात बताई है ना। अब उसी आधार पर यहाँ पर स्वपरागण की क्रिया दो प्रकार की देखने के लिए मिलती है, जो कि मैंने डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। ये दो प्रकार की क्रिया आपको पहले ही पढ़ ली है। ये जो क्रिया पढ़ रहे हो, यानी कि द्विलिंगी पुष्प में क्या हो रहा है, स्वपरागण की क्रिया हो रही है, तो इसको हम स्वयुग्मन कहते हैं, ठीक है। और जब क्या है, द्विलिंगी पौधा है, ठीक है, लेकिन पुष्प क्या है, एक लिंगी है, तो इसको हम कहते हैं सजात पुष्पीय परागण की क्रिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो स्वपरागण दो प्रकार का आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, एक स्वयुग्मन और एक आपको सजात पुष्पीय परागण की क्रिया। कितने बच्चों को क्लियर हो गया है, फटाफट बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसको हम देखते हैं, ये बस ये आपका बेस था, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आगे देखते हैं, इनके सब एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक एक करके आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। क्लियर? बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, आ जाओ, अब आगे चलते हैं। अब मैंने कहा परागण के प्रकार आपने देखा, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। तो स्वपरागण में आपके दो भागों में विभाजित किया, आपके बुक में ये दिया गया, लेकिन आपको बेस पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाओ यहाँ पर स्वयुग्मन और सजातीय पुष्प युग्मन। ये जो परागण की क्रिया होती है, ये आ जाते हैं आपके किसके अंतर्गत, स्वपरागण के अंतर्गत। ये दोनों के दोनों, स्वपरागण को फिर से डिवाइड किया गया है पौधे और पुष्प की संरचना के आधार पर दो भागों में, एक होता है स्वयुग्मन, दूसरा होता है सजात पुष्पीय युग्मन, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब जो परनिषेचन है ये किस में आ जाएगा, आपके परपरागण में। ये एक तरीके का परपरागण ही है, बस नाम थोड़ा सा अलग, ज्यादा ही स्टाइलिश दे दिया है, लेकिन वही बात है। क्लियर हो गई है? चलिए अब एक एक करके फटाफट से, क्योंकि आपको सारे पुष्प और पौधों के बारे में पता है, तो आप इनको बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो, इसलिए मैंने आपको बेस क्लियर करवाया है। सबसे पहले स्वयुग्मन की बात करते हैं। स्वयुग्मन में क्या है, माना बात, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पुष्प है, ठीक है, ये एक पौधे की ही बात कर लेती हूँ, चलो एक पौधा बनाना ही पड़ेगा। ये पौधा बन गया है, ठीक है, ये इसका पुष्प है, माना बात बहुत सारे पुष्प बनाएंगे, तुम सोचोगे कि एक ही पुष्प उगता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये मादा संरचना है और ये क्या है, नर संरचना है। तो यहाँ पर जो स्वयुग्मन की क्रिया हो रही है, तो नर संरचना, जो नर भाग है, उसके जो परागकण है वो कहाँ भाग रहे हैं, वो यहाँ उसी की मादा पर, अपनी ही मादा पर क्या हो गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं। तो ये क्या हो रहा है, स्वपरागण की क्रिया हो रही है। स्वपरागण की क्रिया किस में हो रही है, एक द्विलिंगी पुष्प में, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प है और पौधा भी कैसा है, द्विलिंगी है। तो ऐसा जो परागण होता है, जब पुष्प, जब क्या है, ये हम कह सकते हैं जब परागकण का स्थानांतरण, ठीक है, जब क्या हो रहा है, जब परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, वर्तिकाग्र पर होता है, तो इसे क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं, ठीक है। एक ही पादप है और उसी के पुष्प में क्या जा रहा है, उसी का परागण जा रहा है, ठीक है। एक द्विलिंगी पुष्प में ही क्या जा रहा है, उसी का परागण उसी के पुष्प में, अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहा है, तो इसको हम स्वयुग्मन कहते हैं। अपने ही पुष्प के अंदर अपने ही परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है, इसको स्वयुग्मन कहते हैं। क्लियर हो गया है? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद दूसरा भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, सजात पुष्पीय परागण। अब सजात पुष्पीय, यहाँ पर डायग्राम देखो, माना बात, ये क्या है, एक ही पौधा है, ठीक है, ये इनकी जड़ें में नहीं सब कुछ मिला दिया है, तो ये एक ही पौधा है। अब इस पौधे में क्या हो रहा है, इस पुष्प का जो परागण है वो उसी पुष्प, उसी पौधे के ऊपर उपस्थित एक पुष्प है, कोई दूसरा पुष्प है,
उसमें क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, या तो इस दूसरे पुष्प का जो परागकण है वो यहाँ पर स्थानांतरित हो रहा है। पौधा कैसा है, यहाँ पर अगर हम पौधा देख रहे हैं तो पौधा तो कैसा है, द्विलिंगी है ना। पौधा तो कैसा है, द्विलिंगी है, नर और मादा संरचना दोनों एक ही है। लेकिन अगर हम पुष्प को देखेंगे तो ये पुष्प अलग है, इसमें नर संरचना है, ये पुष्प अलग होगा, इसमें हम मादा संरचना लो बना देते हैं, यहाँ पर नर बनी है, ये अलग संरचना है। तो पुष्प कैसा है, यहाँ पर पुष्प एक लिंगी है, चाहो तो द्विलिंगी भी हो सकता है, लेकिन उनका स्थानांतरण कैसा होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो जब क्या होता है, ठीक है, जब क्या होगा, जब परागकण का स्थानांतरण उसी पौधे भी लिख रही हूं, पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, वर्तिकाग्र पर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पीय परागण, सजात पुष्पीय परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, छोटी छोटी बातें हैं। यहां पर आप देखोगे, अगर मैं डायग्राम आपका बना के दे देती हूं तो ये देखो, यहां पर क्या है, एक पुष्प है, पौधा है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ भाग में तो इसकी मादा संरचना है, यहाँ इसका नर है, यहाँ इसकी मादा संरचना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मादा संरचना बना दो। ठीक है, ये भी इसकी मादा संरचना बना दो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसकी नर संरचना है। ठीक, एक और यहाँ पर कहीं पे भी नर संरचना बना दो। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो परागकण का स्थानांतरण है, पौधा तो वही है, पुष्प क्या है, एक लिंगी है, उसका जो परागकण है वो स्थानांतरण उसी पौधे के पुष्प में ही हो रहा है। ठीक है, या तो वो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो ऐसा जो परागण की क्रिया होती है, इस परागण की क्रिया को हम कहते हैं सजात पुष्पीय परागण। कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पर सबसे इजी तो ये है परनिषेचन। ठीक है, परनिषेचन यानी कि इसका मतलब ही क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जब क्या हो रहा है, जब परागकण का स्थानांतरण किसी दूसरे पौधे के पुष्प में, पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, वर्तिकाग्र पर होता है। तो इस प्रकार के परागण को क्या कहेंगे हम, परनिषेचन परागण कहते हैं, या परनिषेचन कहते हैं, परनिषेचन कहते हैं। और इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, इसमें क्या देखने के लिए मिलती है, आनुवांशिक भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है, आनुवांशिक भिन्नताएं देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगी, भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है, भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है या होती है। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर आप डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ गए हो, ये सारे पुष्प अलग अलग है। ठीक है, किसी भी माध्यम के द्वारा ये क्या है, परागकण यहां से आकर के यहां जा सकता है, यहां से अलग, यानी कि पौधा एकदम सेपरेट है, पुष्प एकदम सेपरेट है, फिर यहां पर क्या क्रिया हो रही है, परागण की क्रिया हो रही है। तो एग्जांपल से यहां पर आप बहुत आसानी से, ये एक पौधा है और ये क्या है, दूसरा पौधा है। ठीक है, इसमें क्या है, नर संरचना है या तो मादा संरचना होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, चाहे तो यहाँ पर मादा संरचना अभी परिपक्व नहीं हुई है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये मादा संरचना है। ठीक है, इसका नर भाग या तो परिपक्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पर परागण की क्रिया क्या हो रही है, किसी दूसरे पादप पर हो रही है, तो इस प्रकार का परागण परनिषेचन कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को। तो हमने क्या किया, परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण पुष्प और पौधे के आधार पर दो भागों में विभाजित होते हैं। स्वयुग्मन, जब क्या है, उसी पुष्प में जो उसी पुष्प का परागण है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होगा, तो इसको हम स्वयुग्मन कहेंगे।
और सजात पुष्पीय हम परागण की बात करें है तो यहाँ पर उस पुष्प यानी कि एक ही पौधे के पुष्प का परागण जब उसी पुष्प के दूसरे उसी पौधे के दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होता है तो इसको हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। ठीक है, और परनिषेचन में क्या हो गया है कि जब क्या हो रहा है, जो हम कह सकते हैं एक पुष्प यानी कि एक पौधे के ऊपर उपस्थित पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण किसी दूसरे पादप के पुष्प में की वर्तिकाग्र पर हो रहा है तो उसे हम परनिषेचन या पर परागण की क्रिया कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार खुद रिवीजन करोगे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए अपना बेस क्लियर करोगे, जब आपको पता चलेगा द्विलिंगी क्या होता है, एक लिंगी पुष्प या एक लिंगी पौधा क्या है, तब जाकर के आपको ये सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो इतना भी हार्ड नहीं था। हमने यहाँ पर परागण के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, आखिर ये जो हम परागण क्रिया कर रहे हैं आखिर ये हो किसके माध्यम से रही है? क्या मनुष्य अपने हाथों से वो पाउडर जैसे फॉर्म को उठा करके किसी दूसरे पुष्प पे रख रहा है? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर अलग अलग जैवीय कारक भी होते हैं और अजैवीय कारक भी होते हैं जो कि इस परागण की क्रिया को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है परागण के कारक। ठीक है, यानी कि परागण के कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, इसमें क्या होते हैं, कुछ अजैवीय कारक होते हैं। कैसे होते हैं? एक अजैवीय कारक होते हैं और कुछ कैसे होंगे, जैवीय कारक होते हैं। अब जैवीय अजैवीय कारक तो आप सभी को पता होगा। जैवीय यानी कि जिनमें जीवन पाया जाता है, तो जितने भी लिविंग चीजें आ जाएंगी जिनमें जीवन उपस्थित होंगे वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, जैवीय कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और अजैवीय यानी कि एब्सेंट और जीवन यानी कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अजैवीय कारक के अंतर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया जो अजैवीय कारक होंगे वो क्या होंगे, वायु के द्वारा हो सकता है। वायु के द्वारा जो आपके परागकण है वो उड़ करके किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर या अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्वपरागण की क्रिया करेंगे। ठीक है, या तो वो क्या हो सकता है, जल हो सकता है। तो ये इन दोनों में ही जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने इसको कहाँ रखा है, अजैवीय कारकों के अंतर रखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जैवीय कारक यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे जीव आएंगे जिनमें जीवन पाया जाता है। तो जीवन किसमें पाया जाएगा, आपके जितने भी आपने कीट देखे ना, कीट पतंग देखिए आपने, मधुमक्खी, तितलियां, ये पुष्प में जाकर के अपने भोजन के लिए तो बैठ रही है, लेकिन भोजन मिलने के साथ साथ ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी बन जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल निभाती है इस परागण की क्रिया को करने में। उन्हें खुद नहीं पता रहता है, लेकिन हमें सब कुछ पता है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है इस परागण की क्रिया को कराकर। ठीक है, तो वो कीट में आ जाएंगी। कीट के साथ साथ आपके कुछ कैसे होंगे, कुछ सरीसृप होते हैं, सांप वगैरह, है ना, कुछ जीव होंगे, कुछ भी जीव। ठीक है, या आप पक्षी की बात कर लो, पक्षियां भी यहाँ पर निभाती है, स्तनधारी जीव, बंदर वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या है, इन सभी में जीवन पाया जाता है, तो ये क्या करेंगे, परागण की क्रिया करते हैं। ठीक है, अब ये जब परागण की क्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे वायु के द्वारा परागण की क्रिया, या वायु के द्वारा अगर परागण की क्रिया हो रही तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया इतना? ठीक है, एक और पुष्प के बारे में आपको बता दिया है, चलो इसको मैं फटाक से समझा देती हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं, ठीक है, उनको हम उन्मीलीय परागणी पुष्प और अनुन्मीलीय परागणी पुष्प कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, आपके कुछ पुष्प होंगे यानी कि थोड़े अलग विचित्र प्रकार के पुष्प है। कौन कौन से हैं, नाम याद करो, वायोला, ऑक्सैलिस और कोमेलिना। ये तीन ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें आप देखोगे कि यहाँ पर इनमें स्वपरागण की क्रिया भी होती है और पर परागण की क्रिया भी होती है, इनकी बनावट ही ऐसी होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके के पुष्प है। ठीक है, इनके निचले भाग में तो आपको ऐसे पुष्प देखने के लिए मिलेंगे जो कि कैसे होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं। कैसे होंगे, बंद प्रकार के पुष्प दिखते हैं, ये बंद प्रकार के। ठीक है, और ऊपरी भाग में इनको कैसे पुष्प दिखते हैं, इनके खुले प्रकार के पुष्प है, ये खुले हुए, आहा बढ़िया खुले से। ठीक है, अब खुद ही सोचो, और कैसे पुष्प होंगे, सब द्विलिंगी पुष्प होंगे या एकलिंगी पुष्प है। ठीक है, अब जब देख रहे हो जो बंद प्रकार के पुष्प है तो इसमें क्या है, अंदर ही मादा संरचना है।
ठीक है, मादा संरचना में भी है यहाँ पर, और क्या है, नर संरचना भी है, ठीक है। और कैसे पुष्प है ये, बंद प्रकार की, कैसे है, बंद प्रकार की पुष्प है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर पुष्प क्या है, बंद है, ठीक है, यूं है, इसी के अंदर नर संरचना मादा संरचना माना बाद ये है, ठीक है, नर है ये मादा है, और ये पुष्प बंद है, तो इसमें संभावनाएं कौन से परागण होने की है, इसमें कोई चांस ही नहीं बनता है पर परागण का, इसमें हमेशा क्या होगा, स्वपरागण। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, यहाँ पर जो इसका परागण होगा वो उसकी ही वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो ये जो बंद प्रकार के पुष्प होते हैं, इनमें क्या होगा, हमेशा स्वपरागण की क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ऐसे जो पुष्प होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुन्मीलिय पुष्प कहते हैं, अनुन्मीलिय पुष्प कहते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होगा, बंद परागण की क्रिया होती है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो पुष्प खुला हुआ है, ठीक है, तो यहां पर इसकी मादा संरचना है, ये इसकी नर संरचना है, चाहे तो ये स्वपरागण की क्रिया कर सकते हैं, और इनमें आपको क्या, ये खुला प्रकार का पुष्प है ना, खुला पुष्प है, तो इसके जो परागण होंगे वो वायु माध्यम के द्वारा कहीं उड़ करके किसी और पुष्प में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें स्वपरागण और परपरागण दोनों की ही यहाँ पर क्या दिखती है, संभावनाएं दिखती है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर हमें परपरागण दिखाई देता है। तो ऐसे जो पुष्प होंगे इस पौधे के अंदर, ये जो ऐसे पुष्प होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, ये कैसे पुष्प है आपके, ये हो जाएंगे आपके उन्मीलिय पुष्प, ठीक है, उन्मीलिय परागणी पुष्प होते हैं। तो पुष्प आपको पुष्प बता रखे कि पुष्प द्विलिंगी, ये के अलावा भी इनमें अलग अलग आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये हो गया परागणी पुष्प, क्लियर है। बस ये छोटा सा टॉपिक था। अगर पुष्प बंद प्रकार के हैं तो उनमें स्वपरागण होगा, वो अनुन्मीलिय होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या आ जाता है कि अनुन्मीलिय परागणी पुष्प में परागण की किस प्रकार की क्रिया उपस्थित होती है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें स्वपरागण ही होता है, और उन्मीलिय में पर परागण होने की भी संभावनाएं रहती है। तो मोस्टली यहाँ पर परागण की क्रिया होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वायोला है, ऑक्सैलिस है, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल देने के, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम वही है, चलिए ठीक। अब ये परागण के कारक मैंने आपको बता दिया है। आज हमने क्या सीखा, आज का जरा क्वेश्चन आप जरा लिख दीजिए, आपको ये आंसर देने हैं, ठीक है। क्या क्या है आपके लिए क्वेश्चन भी है, वायोला कैसा पुष्प है आपको बताना है, ठीक है। परागण किसे कहते हैं ये बताना है, उन्मीलिय परागणी पुष्प किसे कहते हैं, किस परागण क्रिया में एक पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ये आपके क्वेश्चन है। और एक और चीज रह गया थोड़ा सा, एक छोटा सा, कहां पर देखा था हमने, हाँ यहां पर आ जाओ, ये ना, ठीक है। चलिए यहां पर फटाक से हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो स्वयुग्मन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा स्वयुग्मन, इसमें आ जाएगा आपका सूरजमुखी, ठीक है, और आपका आ जाएगा मटर, ठीक है, और भी मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सजाज पुष्पीय में, तो इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा मक्का, ठीक है। उसके बाद अगर अगला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं तो पर निषेचन में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, सेब आ सकता है, ठीक है, अंगूर आ सकता है, और भी आप अपने एग्जाम्पल लिख देना, लेकिन मैंने आपको एक एक दो एग्जाम्पल बता दिए हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है।